वेलकम एवरीवन। ये वीडियो जो आज का है ये प्रीलिम्स के बारे में है। अभी प्रीलिम्स का लगभग 30 दिन बचे हैं। तो क्या स्थिति है, क्या स्कोर बच्चों के आ रहे हैं, किस तरह का स्टेटस है, क्या कंपटीशन है, क्या अब करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको इस टेबल में दिख रहा है, ये कुछ इनिशियली 2 टेस्ट और बाद के कुछ 4-5 टेस्टों का एक समरी है। इससे हम कुछ बस ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से नंबर ग्रो किए हैं और क्या अभी एवरेज पोजीशन है स्टूडेंट्स की। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कंपटीशन होने वाला है और क्या स्थिति बनने वाली है प्रीलिम्स की। आप में से कई बच्चे जो कि गांव में हैं, बाहर हैं, जिनको एक वो जो पहले माहौल मिलता था कंपटीशन का कि वो साथ में टेस्ट सीरीज देते थे, ठीक है, और मतलब बहुत सारे बच्चे साथ में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फिर डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट को, फिर उनको पता चल रहा है कि क्या कैसे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, अपनी पोजीशन क्या है, ठीक है, कि क्या क्या अभी और करना है, कौन से टॉपिक में वो कमज़ोर हैं। ये सब चीज़ें अभी कोविड की वजह से या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसा माहौल है कि आइसोलेशन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा पीयर ग्रुप है उसी में डिस्कस करके हम लोग आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ यार, मेरे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा ये पोजीशन है, ऐसा है, ये मतलब क्या मेरी तैयारी है उस स्थिति में। तो ये इस वीडियो के माध्यम से ये सब हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह का हमको तैयारी करना है। जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे तो जो फर्स्ट टेस्ट से लेके 6 टेस्ट, ये कोई कंटिन्यूस टेस्ट नहीं पर कोई भी 6 टेस्ट का हमने लिया है और लगभग लगभग 400 450 के आसपास जो बच्चे हैं उनके बेस पे ये लिया है, ठीक है। तो मतलब एक सैंपल सर्वे टाइप जिससे आप एक रियल पिक्चर हम दिखा पाएँ और आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये इस तरह से कि एक ये डेटा इकट्ठे किए गए हैं, डेटा आपके सामने लाए गए हैं कि जिससे आप एक सही सा अनुमान लगा पाएँ। हो सकता है और जगह और जो आपका सराउंडिंग है उनसे ये डेटा मैच ना करता हो, बट जो एक मोटा मोटा हमको लगता है कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है, बच्चों का ऐसा स्कोर आ रहा है और इस तरह से एक ठीक ठाक पेपर के साथ, ठीक है, एक ठीक ठाक पेपर के साथ एक रियल में बच्चा मतलब बैठ के और टेस्ट ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से देख के दे रहा है, बाद में दे रहा है सॉल्यूशन देख के, मतलब उस तरह से एक रियल टेस्ट के माहौल में ये हमने आंकड़े बनाने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत करने, मतलब ऐसा माहौल बना के और आपके सामने एक सही सी पिक्चर लाने का प्रयास किया है। फर्स्ट पहले पहले जब टेस्ट हुए तो बच्चों की स्थिति खराब ही थी। टेस्ट ये नॉर्मल टेस्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ टेस्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी टेस्ट है, ठीक है। जैसा टेस्ट आते हैं एमपीपीएससी में, अब जैसा एमपीपीएससी में जो ट्रेंड है ना, उस तरह का ये टेस्ट बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें डेविएशन भी हमने किया है कुछ कुछ टेस्टों में, कि जैसा कि हमने मेंस में देखा कि थोड़ा सा मेंस में भी डेविएशन रहा, पेपर थोड़ा सा लीक से हटके था, जैसा टेंडेंसी बच्चों में पहले थी कि नहीं यार सीधा पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, ज़्यादा घुमाने की प्रैक्टिस, ज़्यादा घूमे हुए सवाल या ज़्यादा टफ सवालों को प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, इतना टफ हम क्यों पढ़ें जबकि इजी आता है। तो वो वाला धारणा कुछ हद तक कमज़ोर हुई, या वो धारणा अब ज़्यादा मतलब ज़्यादा सटीक नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें प्रीलिम्स में भी बदलेगी, तो थोड़ा सा वो डेविएशन भी हमने इसमें कंसिडर किया है कि पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है। कुछ परसेंटेज जैसे हमने अराउंड 20-25% क्वेश्चन तो टफ ही दिए हैं। जैसे एक 10 कैटेगरीज हमने बनाई हैं
जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। जैसे ये कैटेगरीज हैं, तो यहाँ से हमने ये 50 से आपको दिखाया है, पर ऐसी हमने 10 कैटेगरीज बनाई हैं। तो 10 कैटेगरीज में जो मतलब 10 मतलब कि 100 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस का एक ब्लॉक। तो इस तरह से हमने एक पेपर हम डिजाइन करते हैं। मोस्टली आप अगर मोटे तौर पे अपन देखें तो बोल सकते हैं कि 40% ईजी रहते हैं, 40% मॉडरेट रहते हैं और 20% प्रश्न टफ रहते हैं, जिसमें 20% में से स्पेशली 5 से 7 सवाल और 10 तक सवाल बहुत टफ रहते हैं। तो उस तरह का ये हमने टेस्ट लिया और उसी टेस्ट के बेस पे जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समझ पाएं कि किस तरह का बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह का स्कोर कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, और किस तरह का कंपटीशन होने वाला है। फिर भी हम बताएंगे, हो सकता है हमारे आंकड़े थोड़े सीमित हों, है ना, हमारा जो क्राउड है बच्चों का उसी तरह का हो, ले उन्हीं से बनाया गया है, तो वहीं पर वहीं से उसी परिस्थिति को रिफ्लेक्ट करता हो। लेकिन फिर भी हमने जैसे जो भी अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, पहली बार दे रहे हैं, जो पिछली बार जिसके जो 1 नंबर 2 नंबर इनसे फेल हुए हैं, उन बच्चों को कंसिडर किया है, ठीक है, जो मेंस लिखे हैं, जो इंटरव्यूज लिखे हैं या फिर जो सिलेक्टेड हैं वो भी दे रहे हैं दोबारा, तो उनका भी हमने कंसिडर किया है। तो इस तरह से सभी सोर्सेज को इंक्लूड करके हमने एक रियल पिक्चर लाने का प्रयास आपके सामने किया है। जैसा हम देखें कि फर्स्ट टेस्ट में 76, फिर 81, 87, 95, 78, फिर 91। तो पिछले 3 टेस्टों में अगर हम देखें तो अब जो टॉपर है वो 90 के आसपास लाई करने लगा है ना, 90 के आसपास नंबर आने लगे, ठीक है। जैसे पिछले बार जब 2019 में जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे थे तो हम क्लियर बोलते थे कि भाई 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए फॉर सेफ साइड आपके 80 प्रश्न सही होने चाहिए, चाहे हमारे टेस्टों में हो चाहे औरों के टेस्टों में, कहीं भी आप जहां भी टेस्ट दे रहे हैं, पर आपके 80 प्रश्न सही होने चाहिए, तो आप एकदम सेफ हैं। तो गया भी देखो 73, जबकि कई लोग ऐसा और कई स्टूडेंट्स भी ऐसी बात कर रहे थे कि इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, हम लोग भी 71 के आसपास ज्यूम कर रहे थे, लेकिन कई सारे 71 72 के आसपास, तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसमें जो वनडे वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा कट ऑफ को बढ़ाया। तो यही सिचुएशन अभी भी हो सकती है। तो 985 है ना के आसपास मार्क्स बिल्कुल सही हैं इस बार। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा इस बार कट ऑफ को बढ़कर या ज़्यादा जाने का हमारा अनुमान है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो पढ़ा ना हो, या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों ने ना पढ़ा हो, या जो अदर स्टेट्स के हैं उनने ना पढ़ा हो, है ना। तो इस तरह से तो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें टॉपिक ऐड हुए हैं, साइंस टेक, आयोग और ये सब। तो एक तो वो है कि उससे थोड़ा सा बढ़ सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो ये 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, ये फर्स्ट एग्ज़ाम है कोविड के बाद, और सभी बच्चे, भाई देखो हर कोई भरता है पीएससी का फॉर्म, जो वनडे वाले हैं वो भी भरते हैं, है ना, मतलब ट्राई तो सब कर ही लेते हैं। और अब चूंकि टाइम भी मिला है कोविड में, लोगों ने प्रिपेयर भी अच्छे से किया है ना, और ये मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलना चाहता हूँ, अच्छा मटेरियल्स भी अवेलेबल है ना, लोगों ने मेहनत करके अच्छे मटेरियल लाए हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बच्चों को नॉलेज का सोर्स है पहले की तुलना में अब ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से और इजीली अवेलेबल है। तो एक तो नॉलेज है, कंटेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सभी इसी एग्ज़ाम की ओर कन्वर्स कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि यही एग्ज़ाम है जो होना है। इवन यूपीएससी से लेट चला गया है। अगर
ये अक्टूबर टाइप में जाता तो थोड़े से बच्चे डेविएट होते यूपीएससी की तरफ भी। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर बन रहे हैं ज़्यादा कट ऑफ जाने के। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं आपको फर्स्ट, इससे जैसे आप देखोगे तो फर्स्ट जो अपना ये रो है, ये जो फर्स्ट रो है, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि अब बच्चे थोड़े से 90 प्लस भी स्कोर लाने लगे हैं। तो हम सेफ साइड के लिए 85 का इस बार लेके चलें कि हम 85, तो इस बार जैसे पिछली बार हम लोगों ने 80 बोला कि 80 आपके आने चाहिए तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो इस बार वो थोड़ा सा बढ़ के हमारा है कि अब देखो फाइनली डिपेंड करता है पेपर पर। अगर पेपर टफ आता है, पेपर थोड़ा एनालिटिकल आता है तो कट ऑफ डाउन जाएगा। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि भाई हम यूपीएस जो एमपीपीएससी का भी ट्रेंड है उसी पुराना, उसी आधार को मान के अभी अपन बात कर रहे हैं कि उतने टफ पेपर नहीं आते हैं, उतने डीप में नहीं पूछता है, उतना एनालिसिस नहीं करवाता है, उतना मल्टीपल चॉइस नहीं आता है। मल्टीपल चॉइस से ऐसा तो आता है ए बी सी डी इनमें से टिक करे, पर ऐसा नहीं कि 5-6 दे दिए फिर 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह के ऑप्शन नहीं आते हैं। उनमें टाइम लगता है, उनमें कई ऑप्शन को एलिमिनेट करने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से अपन मान के चलते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। सेकंड वाले की भी कंटिन्यूस नंबर बढ़े हैं, ठीक है। थर्ड में भी एक लोअर लेवल भी ऊपर आया है। ये हमने बेस्ट 3 स्टूडेंट्स लेने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन देखो आप एवरेज अभी भी कम है, जैसे एवरेज है वो एवरेज अभी भी कम है 68 के आसपास, है ना। पर एवरेज का इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो कुछ टॉप बच्चे ही, कुछ ही, जैसे मान लो पूरा क्राउड दे रहा है एमपीपीएससी का प्री एग्जाम, उनको ऐसा थोड़ी एवरेज पे सिलेक्शन करना है, उनको ये यहाँ से ऊपर वाले बच्चे लेने हैं, ठीक है। तो ये एवरेज भी धीरे धीरे बढ़ा है और ये भी अब लगभग 70 प्लस आने लगा है, 72 के आसपास 70। अब पहले जब 70 कट ऑफ जाती थी, अब एवरेज 70 आ रहा है। तो आप देखो कि स्कोर भी बढ़ रहा है और ये बच्चों के प्रैक्टिस से भी ये दिख रहा है, जितना बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं उससे भी दिख रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो इस पूरी टेबल से और इन पूरे आंकड़ों से मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्कोर आप 80, 83, 84, 85 के आसपास स्टेबल करें। आप 85 के आसपास स्टेबल करने का प्रयास करें, ताकि एक प्री के बाद जो असमंजस होता है, जैसे प्री के जस्ट प्री दिया हमने, है ना, और प्री के बाद हमको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर हम बाउंड्री लाइन पे होते हैं तो हम एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। बार बार 1-2 दिन छोड़ के ये फील आती है कि यार होगा नहीं होगा प्री, ना। कई ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल आपके दोस्तों के भी एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, और यहाँ तो हमारे पास आते ही हैं, जिस मतलब जो ठीक ठाक बच्चे थे, सर 72 था, सर 71 था। आप ये बहुत ध्यान से सुने कि प्री में जिनके पिछली बार 72 था, चूंकि कट ऑफ 73 गई थी, तो 72 इज इक्वल टू 0 है। कोई मतलब नहीं है जिसके 0 आया है वो भी सेम स्टेज पे है, और जिसके 72 आया है वो भी सेम स्टेज पे है। तो आप ये बिल्कुल भी इस आदत को आप अवॉइड करें कि ठीक है यार मेरे ठीक आ रहा है ना, अभी 75 आ रहा है, 73 आ रहा है, 74 आ रहा है, ठीक है मैं वहाँ देख लूँगा। वहाँ कुछ नहीं देखना है, ठीक है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी काम करती है, वहाँ प्रेशर काम करता है, वहाँ जाते हैं हम, वो प्रॉपर चेकिंग होती है, वहाँ सीटें कंफर्टेबल, टाइम, कई लोगों के साथ कई दिक्कतें होती हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें भी आपको बताना चाहा है कि जैसे कुछ बच्चों से हमने वही पेपर रिपीट करवाया, ठीक है, कि भाई आप सेम पेपर को दोबारा दीजिए। तो वही जब पेपर रिपीट करवाया तो 6 से 7 सवाल तो उसी में गलत हो गए दोबारा, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ उस माहौल में बहुत कुछ गलतियाँ हमसे होती हैं,
इसीलिए हम 85 के आसपास स्कोर को स्टेबल करने का बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 83, 84, 85 इसके आसपास आप स्कोर को स्टेबल कीजिए, ताकि जो भी ह्यूमन एरर हमारा होता है और पेपर भी थोड़ा टफ आता है, जितने भी बदलाव होते हैं, तब भी हम एक सेफ साइड में रहें। और मान लो अगर 75 कट ऑफ जाती है तो हमारा 80 के आसपास स्कोर रहे, 79 के आसपास स्कोर रहे। क्योंकि अगर 75 कट ऑफ जाती है और आपके 77 है, तब भी जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा, हम आपको कितना भी बोलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका विश्वास नहीं बनेगा। क्योंकि जब लोग बताएंगे भाई आपको 75 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, तब भी अरे भैया 77 चलेगी तो क्या करेंगे, मेरा होगा नहीं होगा। तो जो हमारा प्रीलिम्स देने के बाद और रिजल्ट आने के बाद का बीच का जो समय है, उसको हम मेंस के लिए अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये हमारा अनुभव है कि पिछली बार बच्चों बोलते थे, वो 2-2 दिन में, 3-3 दिन में दोबारा वही सवाल पूछते थे, सर मेरा होगा नहीं होगा, सर मेरे को ये दिक्कत है, ये है वो है, डर लगता है। तो आप थोड़ा सेफ साइड लेके चले। ये इस वाली बात से, जैसे ये मैंने बोला कि 6 से 7% सवाल दोबारा जब पेपर करवाया तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आप सवाल करते समय आप तुक्का भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप टेस्ट में भी आपका जो गैस वर्क है, जो आप तुक्का लगाने की आपकी क्षमता है, उसका उपयोग करते हैं आप। जबकि मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ टेस्ट में वो क्षमता का प्रयोग ना करें। अगर आपसे बन रहा है कोई चीज़ तो करें, नहीं बन रहा है तो उसको ना करें। क्योंकि अगर आपका वो गैस वर्क से या तुक्के से वो सही हो जाता है, तो आप कंसिडर कर लेते हो कि ये सवाल मुझे आता है। जबकि वही पेपर जब दोबारा सामने आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने ये लगाया था, वो लगाया था, क्योंकि आपका उस पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के लिए आप यहाँ तुक्के ना लगाएं, आप यहाँ गैस वर्क ना करें, आप वही सवाल करें जो आपसे बन रहे हैं और जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो सवाल आप करें, या इस तरह का आप अवॉइड करें। एक बात ये भी। दूसरा कि ये जो अगर आप यहाँ तुक्के लगाते हैं, यहाँ गैस वर्क करते हैं, तो अभ्यास से, तुक्कों का अभ्यास करने से आपकी कोई तुक्के लगाने की क्षमता सुधरती नहीं है। इट इज़ ए प्योर कॉन्फिडेंस कि हमारा अगर हमको कभी टिक हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो हम लगा देते हैं और उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आप अभ्यास करने से भी, कई बच्चे इसलिए तुक्के यहाँ लगाते हैं कि सर अभ्यास होता है कि मेरी तुक्के लगाने की क्षमता कितनी अच्छी है। अरे भैया, वो आप कितना भी करें, वो क्षमता कुछ उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। वो सिर्फ एक वैसा है कि भाई आपने वो लगाया और संयोगवश वो सही हो गया बस। अगर आप वो नहीं लगाते यहाँ टेस्ट में, तो क्या करते, आप देखते कि मुझे इस टॉपिक के प्रश्न नहीं आते हैं, मैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लूँ। ठीक है, तो अब से 1 महीना बचा है, जितने भी आप टेस्ट देंगे उसमें आप तुक्के लगाने की क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे, आप गैस वर्क नहीं करेंगे, आपसे जो बन रहा है सिर्फ वो करेंगे और उन टॉपिकों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो हमसे नहीं बन रहे हैं, उन पे ज़्यादा पढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। ठीक है, OMR शीट में भी, चूंकि अभी ज़्यादातर ऑनलाइन ही टेस्ट चल रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे OMR मतलब PDF ले लेते हैं और OMR में फिल करके भेजते हैं हम लोगों को। जो यहाँ OMR चेक की जा रही है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि 2 से 3 सवाल, ठीक है, OMR भरने में भी आप लोग गलती करते हैं। तो ऐसी गलती अब आप ना करें। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वहाँ ऐसी सिली मिस्टेक्स का स्कोप कम होता है। ठीक है, जहाँ कट ऑफ, जहाँ क्वालिटी वाला पेपर आता है, मतलब बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं जो सोचना पड़ेगा, जो हर किसी से नहीं होंगे, तो वहाँ आप ऐसी एरर चल जाती है क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ जाती ही नहीं है। ठीक है, और बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ जब प्रश्न अगर इजी आ गए और कट ऑफ हाई गई, तो ये 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम से कम आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। रीज़न क्या है इसका? हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है उस समय।
ठीक है, कि हम उस प्रश्न का उत्तर OMR में भर रहे हैं, तो उस समय ध्यान कहीं और है, या तो और प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं, या हमने वो लाइन नहीं मिलाई है, ठीक है, कि जो लाइन है कि ये प्रश्न का यही OMR है, यही ब्लॉक है, वो ब्लॉक मिलाने में हम गलती कर देते हैं। कई बच्चों का जो यहाँ टेस्ट देते थे, पिछली बार भी दिया, इस बार भी, जैसे हम देखते हैं और उनसे बात करते हैं, तो वो प्रश्नों के साथ ही, प्रश्न करने के साथ साथ ही OMR भरते चलते हैं। ये बहुत बड़ा वेस्ट है टाइम का। आप पहले पूरा पेपर पढ़िए, ठीक है। पेपर पढ़ने का मतलब है कि आप OMR शीट में जो भी खाना पूर्ति की वो आपने फुल फिल किया, साइड में रखा OMR को संभाल के, और आप फिर पेपर पे काम कीजिए। सवाल पढ़ते जाइए जो आपसे एकदम आश्वस्त हैं, जो एकदम आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे आता है, उस पर टिक करते जाइए उत्तरों पे, और ऐसे पूरा पेपर पढ़ लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि कई बार क्या होता है कि आपका जो सेक्शन आया है, जैसे किसी का A आता है, B आता है, C आता है, सेट आता है, हो सकता है आपके सेट में पहले पहले कठिन सवाल हो, तो वो कठिन सवालों से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और जब हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, तो जो पीछे इजी क्वेश्चंस होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, उनको देखकर और हम जो हमारा स्कोर है उसको ठीक कर लेते हैं, और एक पेपर का अनुमान लग जाता है। तो आप पहले पहले पूरा पेपर पढ़िए, और जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनको पूरों को कीजिए पहले, ठीक है। मेनली हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 3 सेट में हमको डिवाइड करना चाहिए, 3 स्टेप में। फर्स्ट, हमने पूरा पेपर पढ़ा, और जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरे से ये आ रहे हैं, ठीक है, तो उन प्रश्नों को हमने कर लिया। लेट से 50-60 क्वेश्चंस, क्योंकि MPPSC का इजी होता है पेपर, तो 50-60 सवाल हमसे वो बने, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस गेन होता है पेपर के दौरान की, ठीक है, मुझसे इतने प्रश्न हुए। सेकंड में वो थोड़ा सा सोचने से बन रहे हैं, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें डेराइव करनी पड़ेंगी, क्योंकि एकदम क्लिक नहीं हो रहा है कि ऐसा है, ठीक है। तो उन उन प्रश्नों को आप सेकंड स्टेज में कीजिए। और जो फाइनल स्टेज है उसमें वो टफ प्रश्न, उसमें किसी भी तरह का कोई तो हिंट प्रश्न में होता है। जितना टफ प्रश्न होता है उसमें कोई ना कोई हिंट छुपा होता है। ऑप्शन देखते हैं, बार बार ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो बार बार प्रश्न, बार बार ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ क्लिक होता है, माइंड रेस्पॉन्स करता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पहली बार हमको रेस्पॉन्स मिलता है, जो पहली बार हम देखते हैं कि ये आंसर हो सकता है, वो आंसर ज्यादातर सही होता है। लेकिन कई बार फिर हम उस पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है हमारा कि ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सही सोच रहे नहीं सोच रहे, फिर जबरदस्ती के और तर्क निकालने का प्रयास करते हैं, और उन तर्कों में उलझ के और फिर हमारे आगे के वो उस पर हम गलत सोच लेते हैं, और वो कई बार गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ये देखा गया है कि 60 से 70% जो फर्स्ट बार थॉट आता है वो सही ऑप्शन होता है उस प्रश्नों में जिनमें हम एकदम श्योर नहीं है। फिर हम ज़्यादातर उस पर जो क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं होते, फिर उसमें बार बार सोच के और फिर हम उसका कोई और ऑप्शन डिराइव कर लेते हैं ज़बरदस्ती, और फिर गलत टिक कर देते हैं। तो इस हैबिट को भी आप टेस्ट के दौरान देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आप किस तरह से गलत कर रहे हैं, किस तरह से सही कर रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो इससे हम यही बताना चाहते थे कि ये स्टेज है अभी, और आपको इस तरह से तैयारी करनी है, और ये एक 85 का स्कोर आपको लेके चलना है फॉर सेफ साइड। ये हमारी ग्रेडिंग है कि 90 प्लस से हम थोड़ा सा बहुत ही सेफ मानते हैं, 80 का हम कंसिडर करते हैं कि ये इनका तैयारी अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 70 पर दिक्कत वाली बात है कि ये लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं, है ना, जिनके 70 प्लस हैं, जो C ग्रेड है, ठीक है। लेकिन इनका ऐसा है कि पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे तो उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट और ये सब हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तो 80 से प्लस वाला जो B रेंज है उसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि ठीक है।
और पूरे स्टूडेंट्स का एनालिसिस करते हैं। वहाँ ग्रेड अपने आप ही एप्लीकेशन में बन जाती है कि इस ग्रेड में ये बच्चे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे है, पीडीएफ्स है, टेलीग्राम है चैनल, ये सब टेस्ट पेपर जितने आप देना चाहते हैं उतने टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, दोनों मोड में है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है जहां आप ऑप्शन क्लिक करके और तुरंत अपना समरी देख सकते हैं कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। लेकिन प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की, कंटेंट की। जैसे आयोग हैं तो आयोग में लोग थ्रू आउट रटने में लगे हुए हैं। ठीक है, कि भाई जैसे निर्वाचन आयोग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कब कौन सी डेट है जब तक ये एक सदस्यीय था, फिर किस में ये दोबारा मतलब इसको बहुसदस्यीय किया गया, फिर दोबारा से इसको सिंगल रखा, फिर फाइनली ये अभी मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इस तरह का तो ये सब डेट्स वगैरह ये सब रटने लगे हैं लोग। तो थोड़ा सा लॉजिक से, अगर अब जैसे मान लो ये 3 डेट है, कुछ 89 में है ना, फिर 90 में, फिर 91, फिर 90 में ही 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर जो भी डेट है ना। तो इन डेट्स को आप लॉजिक से पढ़िए पहले भाई कि इलेक्शन कमीशन पहले एक्टिव ही नहीं था। ठीक है, जैसे क्यों, जैसे एक मान लो यही प्रश्न बन जाए कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय आयोग या बहुसदस्यीय बॉडी संस्था बनाने का प्रमुख उद्देश्य है, मल्टी मेंबर बॉडी इसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाए। अब पहला कि भाई आयुक्त पर बोझ कम करने के लिए, दूसरा कि कार्य को वर्गीकृत करने के लिए या दायित्वों का विभाजन करने के लिए, तीसरा कि निर्वाचन जो है, जो भी निर्णय है वो बहुमत से लेने के लिए। ठीक है, और फोर्थ मान लो कोई सा भी ऑप्शन, तो ये लगभग सभी एक जैसे ऑप्शन, तो ऑब्वियस है कि हम बहुमत वाला जाएंगे। क्लियर लाइन लिखिए कि भाई एक बहुमत से निर्णय होना चाहिए, ना कि एक अकेला आयुक्त ले। ऐसा नहीं कि ये 2-3 लोगों का ग्रुप हो जो समकक्षी हो लगभग, और फिर मिल के डिसीजन ले। ऐसा ही मॉनेटरी कमेटी के साथ किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी डेट के साथ साथ आपको इस तरह के प्रश्न भी सोचने होंगे। ज़्यादातर ये देखा गया है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, वो उन टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न नहीं देते हैं, वो डेट देते हैं आपको, रिटायरमेंट की डेट दे देते हैं आपको, आर्टिकल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो देना भी चाहे तब भी स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट बोलता है कि भाई ऐसा तो आता ही नहीं है, ये तो थोड़े से यूपीएससी जैसे हो गए। यूपीएससी का लेवल बहुत हाई है, उस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, पर उनको ये लगता है। देखो अब वास्तव में अगर देखा जाए तो होने वाला क्या है कि जो एमपीपीएससी का जो ट्रेडिशनल स्तर था, ट्रेडिशनल स्तर मतलब जैसा आप सोचते हैं कि 44 अमेंडमेंट किस सन में आया, ठीक है, इस अमेंडमेंट में क्या है ना, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, इस तरह के जो प्रश्न है। तो ये प्रश्न, ये ट्रेडिशनल एमपीपीएससी का जो स्तर है, और यूपीएससी जो बहुत एनालिटिकल और बहुत क्वालिटी वाले प्रश्न आते हैं, एमपीपीएससी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछेगा उसी तरह से पूरे। हाँ रहेंगे 50-60% वैसे प्रश्न रहेंगे, लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको 15, 20, 25 प्रश्न अच्छे वाले भी करने पड़ेंगे। आपका, हम ये नहीं बोल रहे जैसे लूसेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, हम खुद बोल रहे हैं कि है एमपीपीएससी एग्ज़ाम प्री निकालने के लिए लूसेंट बुक बहुत अच्छी है। आपको एक फैक्ट, तथ्यों का संग्रह मिल जाता है, और सभी सब्जेक्ट का, सभी ऑल सब्जेक्ट के जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो कलेक्टिवली वहाँ मिल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 40, 50, 60, 55 के आसपास प्रश्न आप उसके आधार पे हो सकता है सही कर दें, ये एक अनुमान है। लेकिन ट्रेडिशनल, जो हम ट्रेडिशनल पेपर देखते हैं एमपीपीएस का, उसके स्तर पर हो सकता है आप इतने प्रश्न आप सही कर दें, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। तो वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन के लिए वो पर्याप्त नहीं। आपको 20, 25, 30 प्रश्न ऐसे करने होंगे जो क्वालिटी वाले होंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मिक्स तैयारी कीजिए। आप डेट भी याद रखिए,
ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितने भी कि भाई पहली बार रोबोट, कौन सा रोबोट बना, क्या रोबोट बना, ये ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन जो थोड़े से एनालिटिकल है, थोड़े से जैसा ऐसा मैंने ये पूछा कि बहुसदस्यीय क्यों बनाया गया, भाई बहुमत से निर्णय ले पाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय ले पाए, तो ये कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल प्रश्न नहीं हुआ है, ये जस्ट थोड़ा सा उस फैक्ट से ऊपर है। इस तरह के प्रश्नों को भी आप तैयार करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर फाइनल कट ऑफ क्लियर करना टफ रहेगा। ठीक है, आप जो ट्रेडिशनल आपकी तैयारी है उसके स्तर पर आप 4, 5, 5, 6 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला है कि अगर 73 कट ऑफ गई पिछली बार तो 72 इज इक्वल टू 0 है। अगर आपके एक भी नंबर से आप रहते हो तो वो 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको मेंस देने को नहीं मिला। ठीक है, तो टेस्ट पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स ज़्यादातर फैक्चुअल हैं। क्यों है? क्योंकि बच्चे ही वैसा एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप थोड़ी तैयारी का लेवल आपका बढ़ाइए, आप अच्छे प्रश्नों को भी करने का प्रयास कीजिए, खुद भी सोचिए पढ़ते समय, और कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ाइए। ठीक है, आप पूरे इलेक्शन कमीशन को या पूरे फूड प्रोसेसिंग को या पूरे जो भी हिस्ट्री है उनका एक लय बनाने का प्रयास कीजिए। फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट या कमीशन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें आप खूब कॉन्फिडेंस है ना। अब अगर हम इनमें कुछ सलाह देंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं हम तो नहीं, अहम ब्रह्मास्मि टाइप है कि भई हमने कर रखे हैं, हमको पता है, अकबर बीरबल सब पता है हमको, तो उसमें बात करने का ज़्यादा तुक नहीं है। पर जो नए यूनिट ऐड हुए हैं उसमें ज़रूर आपको थोड़ा दिशा निर्देश की ज़रूरत है। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि आयोग से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। यार क्या आधार है? किसी ने मेन से पहले बोला था कि मैथ्स के इतने प्रश्न आएंगे, कोई आधार नहीं। सरप्राइज होगा, या तो नॉर्मल पेपर आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सरप्राइज होगा, सबके लिए सरप्राइज है। किसी ने कोई सोचने का ही प्रयास कर रहा हो, ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है, वैसा आ सकता है, हो सकता है उसका मैच कर जाए कि अरे नहीं मैंने ऐसा ही सोचा था और ऐसा आ गया, पर इसका प्लानिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप बहुत अच्छे से हर यूनिट को तैयार कीजिए, सिलेबस अपने सामने है और वही फाइनल है। आप हर यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और जो हमारे कमजोर पक्ष हैं उनको पहचानिए और उन पर काम कीजिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कीजिए को आप बनाएं। मेमोरी याद रखना, फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बच्चे आते हैं कि सर हमारे फैक्ट याद नहीं होते, वो करने ही पड़ेंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसको एक कहानी की तरह समझ रखा है, आपने चीज़ें लिंक कर रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं कि पहले ये कैसे चला, फिर टीएन सेशन जी आए, फिर किस तरह से इसमें बदलाव आए, फिर किस तरह से नए नए इनोवेशन आए। ठीक है, तो इस तरह से फिर अभी हेलो रेडियो है ना, या चलो मतदान करें जो कॉमिक बुक है वो आई, हेलो रेडियो जो इन्होंने वेब रेडियो स्टार्ट किया है वो आई। तो बहुत ट्रेडिशनल से लेकर आर्टिकल 324 है ना, इनकी रिटायरमेंट एज और ये सब से लेकर हेलो रेडियो, कॉमिक बुक, इन सब तक हमको तैयार करना है। ठीक है, पूरी रेंज में तैयार करना है। वही करंट अफेयर है, हेलो रेडियो है ना, ये सब करंट अफेयर है। तो इन सब को इस पूरी होलिस्टिक रेंज में हमको तैयार करना है इलेक्शन कमीशन या सभी टॉपिक। ठीक है, रिपीटेशन में बच्चों के सवाल गलत हुए हैं, वही पेपर जब दोबारा लगवाया तो सवाल गलत हुए हैं, इसका मतलब कि आप तुक्के लगाते हैं और आप जो प्रश्न आपने किए हैं है ना, उन पे भी अगर वही दोबारा आ जाए तो भी आप गलत करने की संभावना रहती है। तो ये तो बहुत ही घातक है। हम टेस्ट देते क्यों हैं? टेस्ट इसलिए देते हैं कि वो प्रश्न तो कम से कम हम समझें, वो टॉपिक तो हमको समझें। यहाँ इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं, जैसे करना क्या है, उसमें जो सेकंड टॉपिक है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड टॉपिक ये है कि टेस्ट देने का जो एटीट्यूड है बच्चों का, वो उस पर हम यह बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचिए
कि हमने किसी का मतलब आप में ही किसी का कोई टेस्ट वेस्ट कराया मेडिकल, और वो टेस्ट करके रिपोर्ट देखी और ठीक है ना, रिपोर्ट देखी और उसका कुछ जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव आया उस पर कोई चर्चा ही नहीं की, तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ज़्यादातर स्टूडेंट जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट दिया उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, टेस्ट दे के आए, ठीक है, और फिर नंबर देखे, हाँ यार 76 आए, 73 आए, ठीक, बहुत बढ़िया, फिर दोबारा लग जाते हैं। जो टेस्ट देने से पहले आप करते हैं, टेस्ट देने से पहले क्या करते हैं आप, बहुत अच्छे से तैयार करते हैं उस यूनिट को, उस टॉपिक को या पूरे सिलेबस को। उससे ज़्यादा ध्यान आपको टेस्ट के बाद देना है, ठीक है। टेस्ट एक प्रोसेस है जो आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, आपके कौन से ग्रे एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, किन पे आप मजबूत हो, किन पे आप कमज़ोर हो, तो उस पे आप काम कीजिए। आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, बाद में भी मैंने इसमें क्या सोचा, कैसे सोचा, जिसको आपने सही किया है उस पे भी आप सोचिए, ठीक है। और उस पूरे टेस्ट की एक समरी बनाइए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, ठीक है, एक समरी बनाइए कि मेरे ये टॉपिक कमजोर है, मेरे को यहाँ यहाँ पर काम करना है। तो टेस्ट के बाद आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप संबंधित टीचर को फ़ोन कीजिए, जहाँ भी आप दे रहे हैं टेस्ट, वहाँ जो उन्होंने जो भी टीचर का नंबर दिया है ना, जिस भी टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं उससे आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। और आप बताइए उनको पूरी रिपोर्ट, जैसे हम डॉक्टर को बताते हैं वैसे, कि सर मेरा ये है, यहाँ पर मैं गलत करता हूँ, इस तरह से मैं इसको सोचता हूँ, तो फिर वो आपको सही गाइडेंस देंगे। सही गाइडेंस ऐसा देंगे कि भैया वहाँ से ये चीज़ें पढ़ लो, सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ो। नहीं तो जैसे मान लो आपका क्या हुआ, ज्योग्राफी में मान लो आपने टेस्ट दिया और आपके 80 सही हुए या 85 सही हुए, आपने ये धारणा बना ली कि मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है। और जैसे आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, पॉलिटी में आपके 70 आए, तो आप पॉलिटी में आपने धारणा बनाई कि मेरी पॉलिटी कमजोर है, मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से करनी है। पर ये नहीं पता कि पॉलिटी में क्या करना है अच्छे से। पॉलिटी तो पूरा संविधान के विकास से लेके लास्ट तक, न्याय मतलब जो भी है लास्ट तक, स्थानीय शासन या जो भी, पूरा सिलेबस है, इसमें कौन से एरिया पे मैं फोकस करूं, ये भी तो बहुत जरूरी है। तो आप उस उस टेस्ट में से, पॉलिटी के पेपर में से आप देखिए कि मेरा कौन से एरिया के प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, और जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो रही है या जहां भी जिस भी बुक में टॉपिक वाइज प्रश्न है, उन टॉपिकों के प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। तो सार मेरा कहने का ये है कि टेस्ट देने के बाद आराम से उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, दोस्तों से टेस्ट को डिस्कस करें, टीचर से टेस्ट को डिस्कस करें। कुछ 5, 7, 10 टॉपिक जो आपको लगा है कि इस टेस्ट से मुझे ये लगा है कि ये मेरे टॉपिक कमजोर है, उनको रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि ये टेस्ट दे दिया अब मैं अगले टेस्ट की तैयारी करता हूँ, अरे इस टेस्ट का फीडबैक क्या रहा, मुझे इस टेस्ट ने क्या बताया कि मुझे किन टॉपिक पे काम करना है, वो आप जरूर कीजिए, नहीं तो आपका सुधार नहीं होगा। आप दोबारा से पॉलिटी उठाएंगे और लाइन से पढ़ेंगे, और हो सकता है जो पोर्शन आपका कमजोर है वहां जाते जाते आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए पॉलिटी में, और वो ऐसे की ऐसे ही ग्रे एरिया बना रहे, फिर सवाल आएंगे गलत करेंगे आप। तो सुधार कीजिए, सुधार करना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर टेस्ट एनालिसिस कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप फोन कीजिए, नीचे नंबर दे रखें, आप डिस्कस कीजिए, चाहे कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। रिवाइज सेम ही कंटेंट, अब कंटेंट को रिवाइज कीजिए बार बार, अब नए सोर्स मत देखिए। अब तक हम ये सोचते हैं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, आपने आपके शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उससे फैमिलियर होना चाहिए। जैसे ही प्रश्न आया आपको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल यही था। अब अगर कम रिवीजन होता है, एक बार देखा हुआ होता है, तो डाउट होता है,
ये था या ये था। ठीक है, तो बहुत रिवीजन आपका कंफ्यूजन को कम करेगा। कंफ्यूजन को, जो कंफ्यूजन में प्रश्न गलत होते हैं, ज्यादातर बच्चों से आप पूछो बताएंगे कि 2 ऑप्शन तो हम आराम से एलिमिनेट कर देते हैं, 2 में कंफ्यूज होते हैं। तो भैया वो लैक ऑफ रिवीजन है। ठीक है, अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। शॉर्ट नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, बिल्कुल बनाने हैं, अब इमरजेंसी है। ग्रे एरियाज को आप ढूंढिए, उन पे काम कीजिए। ठीक है, ग्रे एरियाज मतलब कमजोर पक्ष, जो आपके कमजोर पक्ष हैं उनको देखिए कि मुझे पॉलिटी में ये गांधी जी का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें मुझे नहीं आता है, तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी में मुझे ये भारत का भूगोल में ये पोर्शन मुझे नहीं आता है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब जो आप बार बार भटकते हैं कि ये किताबें, वो नोट्स, ये यहाँ से सोर्स, वो सोर्स, अब थोड़ा बंद कीजिए। यूट्यूब भी ठीक आप देख चुके हैं, बहुत अच्छे से आपने नोट्स बना लिए होंगे अब तक यूट्यूब को देख देख के, तो अब वो डिस्ट्रैक्शन बंद कीजिए। आप वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम देने का अब कोई औचित्य नहीं। ठीक, अब आपके जो आपने कंटेंट फाइनल किया है, नोट्स फाइनल किए हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दीजिए, और टेस्ट पेपर देने के बाद कम से कम 2-3 घंटे उसको एनालिसिस का दीजिए और शॉर्ट आउट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें दिक्कत है। टेस्ट पेपर अगर आप नए प्रश्न, नए लाइन, नए फैक्ट्स ये जानने के लिए दे रहे हैं, आपका ये कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, ये तो उद्देश्य है ही, लेकिन सबसे सही उद्देश्य है कि मेरे कमजोर पक्ष क्या है, उन पक्षों को पहचानना। ठीक है, तो आप इस तरह से अब जो 30 दिन है उसमें आप इस तरह से काम कीजिए। डेली का आप प्लान बनाइए। जैसे मान लो अभी मेरे 70 आ रहे हैं, मैं टेस्ट दिया, मुझे 70 मार्क्स आए, 70 क्वेश्चंस मेरे सही हुए, तो डेली का प्लान कीजिए कि अगले टेस्ट में मैं 71 लाऊंगा, उससे अगले में 72 लाऊंगा, इस डेट तक, आगे 10 दिन तक मैं 80 क्रॉस कर दूंगा और 80 पर स्टेबलाइज हो जाऊंगा। स्टेबलाइज का मतलब ऐसा नहीं कि कभी भगवान भरोसे या कभी तुक्के में 1-2 बार 80 क्रॉस कर गए तो अपन ने मान लिया कि सर मेरे 80 भी आए, 80 भी आए नहीं, 80 ही आते हैं। ये वाला स्टेज हमको लाना है कि सर अब मेरे 80 पर स्टेबलाइज हो गया हूँ, हो गई हूँ, तो अब मेरे 80 से नीचे तो नहीं आते हैं सर, पेपर कैसा भी आए या कुछ भी आए, तो फिर एक तैयारी का स्तर पता चलता है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप आराम से जो नीचे 3 नंबर दे रखे हैं उस पर फोन कर सकते हैं, फोन नहीं उठाते हैं मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से तैयारी कीजिए, दम से तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो गया है।